हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको टिस्का के इस नए वीडियो में यूजीसी नेट सोशल वर्क के चैप्टर जो मैं 2 आपको बता रही थी, लेके चल रही हूँ चैप्टर 2 को, उसको पार्ट 3 सोशल ग्रुप के बारे में यानी कि सामाजिक समूह के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा और इसको ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इस वीडियो को पढ़िएगा। आप देखिएगा कि इस वीडियो में मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई हैं सामाजिक समूह से रिलेटेड जो हमारे यूजीसी नेट के सोशल वर्क के क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हमारे वीडियो में। तो सामाजिक समूह का अर्थ क्या है? सबसे पहला टॉपिक है कि सामाजिक समूह है क्या। तो देखिए, मनुष्य जो है वो समाज में रहने वाला प्राणी है। जो मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बोला जाता है, वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। उसका दैनिक जीवन अधिकतर समूहों में भाग लेकर के व्यतीत होता है। तो वह तो सामाजिक समूह का अर्थ क्या लगाया गया है कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे से सामाजिक संबंध जब वो बनाते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं या उनसे प्रभावित होते हैं, तो व्यक्तियों के ऐसे ही संग्रह को हम सामाजिक समूह कहते हैं। शाब्दिक अर्थ में इसको हम इस तरह से आपको बता सकते हैं कि सामाजिक समूह 2 शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक प्लस समूह, या 2 शब्द यानी कि सामाजिक प्लस समूह, जिसमें सामाजिक का अर्थ जो है समाज से संबंधित और समूह का अर्थ जो है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से लिया गया है। तो इस प्रकार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संगठन को हम सामाजिक समूह कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सामाजिक समूह। अब हम आपको बताएंगे कि सामाजिक समूह की परिभाषा क्या है। तो हमारे जो वैज्ञानिक है समाजशास्त्री है, उन्होंने सामाजिक समूह को इस तरह से परिभाषित किया है, जिसमें आकबर्न और निमकाफ जो हमारे सामाजिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सामाजिक समूह को इस तरीके से परिभाषित किया है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर रहें, एक साथ मतलब एक दूसरे से सामाजिक संबंध बनाकर रहें और एक दूसरे पर प्रभाव डालने लगे, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने समूह का निर्माण कर लिया है या वो समूह बना लिए हैं। ठीक, ये आकबर्न और निमकाफ के अनुसार था। अब हम मैकाइवर और पेज ने हमारे सामाजिक समूह को इस तरीके से परिभाषित किया है कि समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्य के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे हो, जिन्होंने एक दूसरे में सामाजिक संबंध स्थापित कर लिया हो, निर्माण कर लिया हो, बना लिया हो, एक दूसरे को वो प्रभावित कर रहे हो। तो मैकाइवर एवं पेज ने समूह का तात्पर्य जो है मनुष्य के ऐसे संग्रह से लगाया है जो सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। ये हो गया हमारा सामाजिक समूह की परिभाषा। अब हम आपको बताएंगे कि सामाजिक समूह की विशेषता क्या क्या है। सामाजिक समूह को हम लोग परिभाषित के आधार पर उनकी निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं, जिनमें हम आपको कुछ टॉपिक बताए हैं सामाजिक समूह की विशेषता के रूप में, जिसमें पहला टॉपिक है सामान्य हित। सामान्य हित जैसे कि समूह के हित जो है और आदर्श सामान्य होते हैं। मनुष्य के जो समूह के जो हित होते हैं, जो सामाजिक समूह के हित हैं और उनके आदर्श जो हैं वो सामान्य होते हैं। तो सामान्य हितों की प्राप्ति हेतु ही वे इकट्ठा होते हैं, मतलब अपने सामान्य हित जो उनका हित है उसी के लिए जो है वो इकट्ठे होते हैं। तो सामान्य हित का तात्पर्य हम इससे लगा लें कि सामाजिक समूह के सभी सदस्यों के हित प्राय समान होते हैं और सामान्य हित होने से समूह का स्थायित्व बढ़ जाता है या ये स्थिर हो जाते हैं समान हितों के कारण। ये हमारी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है सदस्यों की पारस्परिक जागरूकता। तो सामाजिक समूह के जो प्रत्येक सदस्य को अन्य सदस्यों तथा अपने समूह के प्रति जागरूक होना चाहिए। सामाजिक समूह के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, को अन्य सदस्य जो दूसरे व्यक्ति हैं और अपने जो समूह हैं उनके प्रति उनको जागरूक होना चाहिए। पारस्परिक जागरूकता से सामाजिक संबंध विकसित होते हैं।
ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब हमारे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो है सामाजिक संबंध। तो सामाजिक संबंध जो है उसका तात्पर्य है कि इसे पारस्परिक संबंध भी कहा जाता है, या पारस्परिक संबंध से भी ये जाना जाता है। इसका तात्पर्य है कि समूह के सदस्यों में पारस्परिक संबंध का होना अनिवार्य है। मतलब समूह के सदस्य परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। व्यक्तियों का जो संग्रह होता है तभी समूह का रूप धारण करेगा जब उनके बीच अंतः संबंध का विकास हो जाता है, तभी जो है वो पारस्परिक संबंध बना सकते हैं। तो इसका तात्पर्य समूह के सदस्यों में पारस्परिक संबंध का होना अनिवार्य है। पारस्परिक संबंध से उनमें चेतना का विकास होता है और यह चेतना सामाजिक संबंधों के निर्माण और विकास में सहायक होती है। ये हमारा हुआ सामाजिक समूह की विशेषता में तीसरा पॉइंट। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट, एकता की भावना। यानी कि सामाजिक समूह में एकता होना या एकता पाया जाता है और उसका होना बहुत आवश्यक होता है। तो एकता की भावना का है ये तात्पर्य कि सामाजिक समूह के सदस्यों में एकता पाई जाती है। सामाजिक समूह के सदस्यों में एकता पाई जाती है और इस एकता का आधार चेतना होती है। और यह चेतना दो प्रकार की होती है, चेतन एकता और अचेतन एकता। तो समूह के सदस्य एकता तथा सहानुभूति की भावना से बंधे होते हैं। उन लोग के अंदर जो है सहानुभूति होती है, एकता होती है, जिसके द्वारा वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं या एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो ये हमारी सामाजिक समूह की ये विशेषता हो गई। अब हम आपको बताएंगे कि सामाजिक समूह कार्य में प्रयोग किए जाने वाले मॉडल कौन कौन से हैं, या सामाजिक समूह के प्रारूप क्या हैं। तो इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है सामाजिक समूह के प्रारूप को। जो है पहला सामाजिक लक्ष्य प्रारूप, दूसरा है चिकित्सा संबंधी प्रारूप, तीसरा है परस्पर आदान प्रदान का प्रारूप, और चौथा है चिंतन प्रारूप, और पांचवा हमारा लास्ट जो है वो है विकासात्मक प्रारूप। सॉरी, हमने 4 बोला, 5 भागों में बांटा गया है। तो जिसमें सामाजिक लक्ष्य जो है उसका तात्पर्य है इस प्रारूप की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक चेतना, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक परिवर्तन पर आधारित है। ये इसके अंतर्गत यह कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति में सामूहिक परिस्थितियों में परिवर्तन आने से स्वतः परिवर्तन आने लगता है। मतलब कि जो व्यक्तियों के समूह की जो परिस्थितियां होती है उनमें परिवर्तन आने से इनके अंदर भी परिवर्तन आने लगता है। हमारा सेकंड है चिकित्सा संबंधी प्रारूप। तो चिकित्सा संबंधी प्रारूप में यह मुख्यतः व्यक्ति के असामान्य व्यवहार को परिवर्तित करने पर ध्यान देता है। इस प्रारूप की जो विशेषता है वह सेवार्थी के मन में व्याप्त चिंता तनाव को दूर करना और उसको समाज की मुख्य धारा से शामिल करना है। मतलब जो सेवार्थी हैं, जो सेवा लेने के योग्य हैं, उनके मन में जो चिंता है, जो तनाव है, उसको दूर करना, समाज की मुख्य धारा में शामिल करना होता है। ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड है परस्पर आदान प्रदान का प्रारूप। यह मतलब परस्पर जो संबंध है उन लोग के बीच में वो आदान प्रदान करते रहें, एक दूसरे के भाव को, एक दूसरे के व्यवहार को, एक दूसरे की बातों को, मतलब अपने भावनाओं से वो एक दूसरे को परस्पर आदान प्रदान का प्रारूप इसको माना जाता है या मॉडल में ही आता है। चौथा पॉइंट है हमारा चिंतन प्रारूप। तो चिंतन प्रारूप यह जो है 1961 में प्रकाश में आया। 1961 में यह जाना गया और इसका आधार खुली व्यवस्था सिद्धांत है। खुली व्यवस्था सिद्धांत है मतलब यह समूह के सदस्यों के मध्य संबंधों की एक कड़ी का काम करता है। जो समूह के सदस्य के मध्य जो संबंध है उनके कड़ी का, उनके बीच जो कड़ी है उसका ये काम करता है। और हमारा जो लास्ट है पांचवा विकासात्मक प्रारूप, यह वर्ष 1965 में बर्नस्टेन द्वारा इस प्रारूप का विकास किया गया था और लार्वे जो है हमारे वैज्ञानिक को इस मॉडल का मुख्य अभिकर्ता माना गया है। इस लार्वे जो हमारे वैज्ञानिक है इस मॉडल का मुख्य अभिकर्ता माना गया है। तो इस प्रारूप की जो मुख्य विशेषता है, जो
जो विशेषताएं हैं वो हैं कि विकासात्मक प्रारूप समूह के विचार, अनुभव, उनके मनोभावों एवं व्यवहार में निरंतरता पर प्रयास करता है। उनके अनुभव, उनके व्यवहार पर वो प्रकाश डालता है। तो ये हो गए हमारे सामाजिक समूह कार्य में प्रयोग में जो आते हैं, प्रयोग में जो किए जाने वाले प्रारूप हैं, उनके मॉडल हैं। तो ये हो गया हमारा सामाजिक समूह। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड सामाजिक समूह के जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं सबसे रिलेटेड आते हैं। तो आप आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे टिस्का चैनल पे बने रहिएगा, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी हमारे वीडियो इस तरह के आते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वो आप तक तुरंत पहुंच पाएंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो पार्ट 4 होगा वो मैं आपको लेकर आ रही हूँ, और जल्दी लेकर आऊँगी, और आपकी मैं कोशिश करूँगी कि इससे आपकी जो है तैयारी वो अच्छे से हो सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।